बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को आपकी मेज़बान फरजाना चौधरी का आदाब। नाजरीन, सर्दियों के मौसम का आगाज़ हो चुका है। इस बदलते मौसम में बहुत सी बीमारियां उमड़ आई हैं। ये बीमारियां नाक और गले को किस तरह से मुतासिर करती हैं, ये जानने के लिए आज आपकी मुलाकात माहिर इमराज नाक कान और गला प्रोफेसर डॉक्टर आरफ तारड़ से करवाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ तारड़ बच्चों की ENT के माहिर पाकिस्तान के पहले डॉक्टर हैं। वो पाकिस्तान में ENT के शोबे में का एक नुमाया और मुस्तनद नाम है। उन्होंने 95 में पाकिस्तान में पहली बार बच्चों की ENT की स्पेशलिटी को मुतारिफ़ करवाया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरफ तारड़ ने आयरलैंड और इंग्लैंड से बच्चों की ENT की बीमारियों के इलाज की आला तालीम हासिल की। वो बच्चों की ENT की तमाम बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। इन दोनों वो फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ ENT हैं और जे रोड पर वाक़या पंजाब मेडिकल सेंटर में शाम के वक्त मरीज़ों का मुआयना करते हैं। नाजरीन, डॉक्टर आरफ तारड़ से आपसे मुलाकात कराने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं डॉक्टर आरफ तारड़ से कि इस बदलते मौसम में नाक कान गला किस तरह मुतासिर होते हैं। डॉक्टर साहब, ये सर्दियां हैं और स्मोक भी शुरू होने वाली है, तो इन हालात में जो है नाक और गले के क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं मौसम के हिसाब से जो तब्दीलियां आने वाली हैं, इनका जो सेहत पे असरात होते हैं, वो आपके ऑडियंस तक बात पहुंचा सकें ताकि वो मोहतात हो जाएं और जो ख़राबियां या बीमारियां आ सकती हैं उनसे बच सकें। जी, अगर बच जाएंगे तो वो उनकी सेहत के मामला भी ठीक, उनके जो टाइम वेस्टेज होती है उससे भी बच जाएंगे और भी डिफरेंट जो डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है उससे बचा जा सकेगा। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक दो हैं समझना ज़रूरी है कि सर्दी के मौसम में जो लाहौर का टेम्परेचर बाकी सर्दी के मौसम में जहाँ भी हों उसकी तरह जब कम होता है, बॉडी टेम्परेचर से जब कम होता है तो नाक के अंदर का टेम्परेचर भी थोड़ा उससे कम होने लगता है, जिससे नाक के अंदर वायरसेस जो मौजूद होती हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं और उस ज़ुकाम को जो इससे लगता है उसको डिफरेंट वायरस के नामों से गिना जाता है कि वो वायरस की वजह से ज़ुकाम लगा। एक पहलू ये है कि टेम्परेचर कम होने से नाक के अंदर वायरसेस ग्रो, वो लो टेम्परेचर पे अक्सर अच्छा ग्रो करती हैं, हाई टेम्परेचर पे इतना अच्छा नहीं करती, इसलिए सर्दियों में ये मामला ज़्यादा होता है गर्मियों की निस्बत। एक पहलू ये है। दूसरा, जो हमारी हवा में पोल्यूशन है ये भी रोल प्ले करती है और जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड के इफ़ेक्ट्स प्लस जो पोल्यूशन के डिफरेंट पार्टिकल्स हवा में फिर होते हैं उनके असरात, फिर जो एक वो ओजोन लेयर और उनके रेफरेंस से जो मामला बनते हैं वो एक ऐसा अमलगम बनता है कि वो जब इकट्ठा होता है ठंड प्लस ये, तो वो फॉग या इसमें स्मोक होता है तो स्मॉग कहलाता है। वो जब अंदर जाते हैं तो उनके कई तरह के इफ़ेक्ट्स हैं जिनमें वो नाक की और सांस की नालियों की जो लाइनिंग है उनको इरिटेट करते हैं, उनका रिएक्शन बढ़ जाता है, उनमें स्वेलिंग डेवलप होती हैं और ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। वो उनके जो केमिकल्स के इफ़ेक्ट सांस की नालियों पे आते हैं वो इस तरह करके हो लेते हैं, नाक से शुरू करके फेफड़ों तक। इस सारे सिस्टम में जिसमें नाक, गला, फिर लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, उस सारे सिस्टम के जो लाइनिंग है उनको मुतासर कर लेते हैं। और जब वो केमिकल्स प्लस डस्ट प्लस पॉलन और ये सारे जितने भी, या जब ये चीज़ें हस्ट जलता है, वो जलाते हैं लोग, तो उसका जो धुआं उसमें शामिल होता है प्लस कई केमिकल्स, वो जब आते हैं तो वो इस तरह के मसाइल पैदा करते हैं। और सर्दियों में खासकर इसका असर होता है ज़्यादा। जी, जब सर्दियाँ आती हैं तो एक तो वो पोल्यूशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ, दूसरे नंबर पे उसमें जो ये ठंड के इफ़ेक्ट से वायरसेस ने ग्रो करना शुरू किया। अच्छा। ये दो फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो और ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। इसमें एक दो चीज़ें और भी ज़हन में रखने वाली हैं कि वो लोग जो पहले सेहतमंद थे, जिनको कोई एलर्जीज़ नहीं थी, कोई और सांस की नालियों की, नाक, पैरानेज़ल साइनसेस और गले की या सांस की नालियों की और बीमारियां नहीं थी, उनका रिस्पांस थोड़ा इन्हीं चीज़ों को थोड़ा बेहतर होगा दूसरों के निस्बत जिनमें पहले से कुछ बीमारियां चल रही हों, जैसे एलर्जीज चल रही हों,
किसी को दमा हो, किसी को सांस की नालियों की बाकी बीमारियां हों, उनकी और इनकी रिस्पांस में फ़र्क होगा। इसके अलावा कुछ लोग वो जो अभी बच्चे हैं या बहुत बूढ़े हैं, जिनकी बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कमज़ोर हैं। बच्चों के अभी से बने नहीं हैं, बहुत छोटे बच्चे और सिस्टम पूरी तरह अभी डेवलप नहीं हुए, अच्छा। उनमें भी रिस्क बढ़ जाता है। ओल्ड एज में जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स हैं बॉडी के, वो थोड़ा कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, प्लस कुछ ना कुछ बीमारियां भी उस एज तक लगी होती हैं। जब ये होता है तो वो मामला और बढ़ जाते हैं। सही। इसी तरह कुछ बीमारियां जो जैसे जो पूरे सिस्टम्स को बॉडी को इन्वॉल्व कर रही हैं, शुगर हो गई या इस तरह के, और ऊपर से इन्फेक्शंस हों तो वो और कॉम्प्लिकेशंस का लोग शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए इसके मल्टीपल या कई तरह के असरात और कई तरह के डिफरेंट एज ग्रुप्स और डिफरेंट तरह के लोगों में डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो ज़हन में रखना होगा कि हर एक को एक ही तरह से ट्रीट नहीं करना होता, वो समझना होता है कि किस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर किस तरह के असरात हो सकते हैं। फिर डायग्नोज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, उनको ट्रीट करना आसान हो जाएगा। प्रिवेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ऐसे मौके पे, वो करेंगे तो सूरत-ए-हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी या कम अज़ कम गुजारा होना अच्छा शुरू हो जाएगा। कैसे बचा जा सकता है? ज़ाहिर अब इन चीज़ों ने तो आना ही आना है और आ भी चुकी हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी तो शुरू है। हाँ, इसमें जो बेसिक कुछ करने वाले मामलात हैं, इसमें जो तो गवर्नमेंट के लेवल पे करने वाले हैं कि शहर के पोल्यूशन को कंट्रोल करें, एक पहलू। दूसरा जो हमारे पास में है वो ये है कि हम अगर ज़ाहिर वैसे ही है जैसा कि है बाकी शहरों की तरह हमारे शहर में भी मौसम ये आना है, तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पे हम बात कर सकते हैं। वन कि जब ठंड में एक्सपोजर हो, आपका बाहर निकलें ठंड में, तो आपको मालूम है टेम्परेचर कम है तो नाक कवर करके निकलें। वो नाक और जो कवर करेंगे मास्क से या किसी कपड़े से, तो नाक और उस मास्क या कपड़े के दरमियान एक गर्म हवा की एक लेयर बन जाएगी। बाहर से ठंडी हवा उसमें से गुजर के अंदर नाक में जाएगी तो बहुत ठंडी नहीं रहेगी, उससे ये बीमारियां उतनी नहीं लगेंगी। अच्छा। अगर किसी को फिर भी कुछ लगती है जिनकी कमज़ोर हैं डिफेंस सिस्टम या एज का फ़र्क है या और बीमारियों के असरात हैं, उनको भी इसके असरात बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, वो बेहतर निस्बतन गुजारा कर सकेंगे। एक तो प्रिवेंशन का ये तरीका है कि जब भी सर्दी में निकलना हो नाक को कवर करके निकलें जी। इसका एक फ़ायदा ये ठंड से बचने का ये हो जाएगा। दूसरा जो वायरसेस ग्रो करती हैं ठंड के टेम्परेचर में, वो भी फिर ग्रो नहीं करेंगी, तो उससे भी बच जाएंगे जी। इसी तरह ये एटलीस्ट एक सिंपल सा स्टेप करने से आपके मामला बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। सही। दूसरा इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत फिर भी असरात हों, किसी वक्त पूरी 100% नहीं कवरेज हो सकती हो नाक कवर करने वाला, तो स्टीम लेना बड़ा यूज़फुल होता है। अच्छा। अगर स्टीम लेते हैं तो उससे नाक और साइनसेस, गला, फेफड़ों तक सारे एयरवेज को थोड़ी मॉइस्चर भी पहुंचती है। अच्छा। जिससे वो ड्राइनेस नहीं रहती सिस्टम में और सिस्टम बेहतर फंक्शन कर सकता है। दूसरा जो वहाँ पे थोड़ी बहुत अपनी सिस्टम की सिक्रीशंस हैं वो स्टीम लेने से थोड़ी पतली होती हैं। अच्छा। और खांसी और छींक आने से बाहर निकल आएंगे, एयरवे क्लियर हो जाएगा, सांस लेना आसान हो जाएगा। तो ये भाप लेने का भी कोई तरीका है इसका? जी, इसके कई सारे तरीके हैं जो जिनसे भाप ली जा सकती है। वन बुनियादी तौर पे जैसे नॉर्मल सेलाइन का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हल्के से नमक वाला पानी, वो अगर सादा हो हल्के नमक वाला पानी, वो स्टीमर में कर लें, नेबुलाइज़र में कर लें या सिंपल कोई इलेक्ट्रिक केटल में पानी डाल लें। जब उससे टूंटी से स्टीम निकल रही हो, खुली देगची ना हो ऊपर से, अच्छा अच्छा, टूंटी से नाक के अंदर स्टीम जाए एक्टिवली, तो स्टीम जाने से मॉइस्चर भी मिलेगी सिस्टम को, अच्छा फंक्शन करेगा, जो वहाँ पे सिक्रीशंस हैं वो भी निकल जाएंगी, सिस्टम फ्रेश हो जाएगा, काम अच्छा करेगा। तो इसलिए हमें एक सिंपल समय ये करते रहना चाहिए। सही। रोज़ कम अज़ कम सुबह शाम ही कर लें, 3 दफ़ा कर लें, गुजारा हो जाएगा। सिंपल सफाई का एक प्रोसेस है, अगर करना शुरू कर दें तो ये बहुत यूज़फुल है सांस की नालियों की सफाई और उनके बेहतर फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चे हैं, ज़ाहिर है बड़ों का तो फिर भी थोड़ा सा होता है सिलसिला, वो संभल जाते हैं। बच्चे जो बता भी नहीं सकते, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, सर्दियों में उनको भी ये नाक, कान और गले के जो है ना अमराज जो है ना ये भी लाहक हो जाते हैं ऐसे, तो उनके बचाव के लिए क्या किया जाए कि उनको भी, ज़ाहिर है उनका अगर ज़ुकाम बिगड़ जाए तो कहते हैं जी नमूनिया हो गया और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी, बच्चों में भी कुछ तो बुनियादी असूल ये जो पहले जिनका जिक्र हुआ है वो बच्चों पे भी हूबहू लागू होते हैं, लेकिन जो कुछ मुश्किलात हैं कि बच्चे खुद मास्क नहीं पहन सकते, खुद वो उतनी प्रिकॉशंस नहीं कर सकते,
तो उनके माँ बाप को करना पड़ेगी, ख़ासकर माँ को, चूँकि ज़्यादातर बच्चे का वक्त माँ के साथ गुजरता है। तो ये चीज़ें माएँ बच्चों से करवाएं कि वो कवर करें, ना कवर करना सीखें बच्चों को। एक और जो एक सादा सी बात बाय द वे कहना चाह रहा हूँ, बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, बड़े हिस्सास होते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। हम बच्चों को उस तरह सिखाने की कोशिश जो नहीं करते, उससे प्रॉब्लम्स कुछ राइज होते हैं कि बच्चे नहीं कर पाते, या सख्ती से कहते हैं बस ये ना करें। ये कहने की बजाय अगर आप उनको एजुकेट करें कि बेटा इसमें आपका ये चीज़ें करेंगे तो इससे आप बीमार नहीं होंगे, ये फ़ायदा होगा, सेहतमंद रहेंगे, दवाइयाँ नहीं देनी पड़ेंगी, टीके नहीं लगेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेंगे। बच्चे जब उनको एजुकेट करते हैं तो बच्चे बड़ा जल्दी सीख जाते हैं। तो हम थोड़ा सा टाइम लगा के बच्चों के वालिदैन को अगर हम सिखा लें और वो करना शुरू कर दें तो बच्चे हैरानकुन हद तक कर लेते हैं। एक ये बाय द वे कमेंट था, ये अगर करें तो इससे फ़ायदा होगा। फिर वही चीज़ें नाक कवर करने वाली, अगर बच्चा माँ बाप के साथ जाता है तो माँ बाप का काम है कि मास्क लगा दें बच्चे को, या कोई चादर के अंदर उसको उठा लें, नाक अंदर कर लें, नाक कवर हो, डायरेक्ट ठंड नाक पे ना लगे। तो वो माँ बाप में से जो साथ हों वो इस तरह कर लें। इसी तरह गाड़ी में हो तो शीशे ना खोलें, ज़रा बंद रख लें, और बहुत हीटर वाली हवा भी ना हो चेहरे पे और बहुत ठंडी भी ना हो। ये एहतियात माँ बाप उनके साथ करते जाएं तो उसके रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, बच्चों में एक दूसरे के साथ घुल मिल के एक दूसरे से ज़ुकाम ले लेना बड़ा कॉमन है मसला। वो कोशिश करनी है कि बच्चे एक दूसरे से नाले डिस्टेंस अपना कायम रखें, फासला रखें दूसरे बच्चों से। फिर वो आप सारी चीज़ों को बच्चे हाथ लगाते हैं, उंगलियां, हाथ, हर जगह पे वो बच्चों का एक मिजाज है कि वो लगाते रहते हैं। उनको समझाना है कि प्लीज़ ये एहतियात करें, और फिर वही हाथ उंगलियां नाक पे जब आए मुंह पे तो हाथ धो के साफ़ करके, अदरवाइज़ वो मुंह पे ना लें। हर जगह जरासीम होते हैं, वो जब हाथ लगाते हैं तो वो जरासीम वहाँ से उठ के उनके नाक मुँह में आ जाते हैं, यहाँ बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों में ये चीज़ें बच्चों से करवाने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, उनको समझाना, एजुकेट करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है। इसमें डॉक्टर्स का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, स्कूल टीचर्स का रोल है, सारे अपना अपना रोल प्ले करें तो बच्चों के मामला भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। कुछ जो बच्चों में ज़्यादा ये मसला पैदा होने का इम्कान क्यों होता है कि बच्चों में कुछ बीमारियां नाक बंद करने वाली जो प्योरली सिर्फ बच्चों में होती हैं, जैसे नाक के पिछले हिस्से में गदूद, एडिनोइड्स हम उसको कहते हैं, वो बच्चों में ही सिर्फ होती है। अच्छा। उससे भी नाक बंद होती है। कुछ वो हो गदूद की वजह से, कुछ या ग्लैंड कह लें, उसके डिफरेंट नाम है, लेकिन एडिनोइड्स उसका नाम है। वो भी हो, ऊपर से ये मौसम का फ़र्क पड़े, एलर्जी भी हो, कुछ बच्चों को अपने पेरेंट्स की तरफ से एलर्जीज मिली होती हैं, वो मामलात अगर हों तो उनकी पिक्चर फिर ज़्यादा वो लगती है। तो ये चीज़ें सर्दियों के मौसम में ज़्यादा तंग करती हैं? जी वही, एक तो वो पहले नीचे को बीमारी ना हो ऑलरेडी तो वो एक मामला है। अगर पहले से कुदरती स्ट्रक्चर है जो नाक को बंद करने की अहलियत रखती है वो हो, एलर्जीज भी साथ हो, ऊपर से मौसम ठंडा हो जाए, मौसम के ठंड के साथ पोल्यूशन भी हवा में हो, ये जब सारे फैक्टर्स होते हैं और फिर बच्चा अपनी केयर नहीं कर पा रहा, ये जब सारे फैक्टर इकट्ठे होते हैं तो ज़ाहिर है उसका रिजल्ट ज़्यादा ख़राब निकलना होता है। अच्छा प्रोफेसर, अगर ये चीज़ बिगड़ जाए, अच्छा प्रोफेसर ये बताइए, जब ये मर्ज़ बिगड़ जाए तो क्या सूरत इख्तियार कर सकता है ताकि इससे बचना लाजमी है? इसमें जो तो पहले तफसील बताई है मामलात की, वो होते हुए इससे फर्दर जब ख़राबी आती है, इसका मतलब ये है कि पहले सिंपल एलर्जीज़ की वजह से या ठंड की वजह से या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से जो नाक में सिर्फ थी, वो वहाँ से जो सांस की नाली के बाकी हिस्से हैं उनमें, जैसे साइनसेस में पहुँच जाए, गले में नीचे लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स में, वहाँ तक वायरस की इन्फेक्शन पहुँचे, या ऊपर से जब वायरस की इन्फेक्शन हुई हो तो उसके ऊपर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा। कुछ बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे लैरिंजाइटिस एक बीमारी है जिसमें एक हिस्सा उसका है सुप्राग्लोटाइटिस या एपिग्लोटाइटिस उसको कहते हैं। लंग्स में जो होती हैं उनको नमोनिया डिफरेंट किस्म का, या ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकुलाइटिस, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट पार्ट्स के रेफरेंस से बीमारियों के नाम डिफरेंट हैं। वो जब लगती हैं तो सूरत ज़्यादा सीरियस होने का इम्कान पैदा हो जाता है। अच्छा। शुरू में सिंपल ठंड से नाक में शुरू हुआ, अगर उसकी प्रिवेंशन होती जाए इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं बच्चे, बड़े भी। लेकिन अगर नहीं बच सके, वो लगी और फिर भी टाइम पे उनको मैनेजमेंट नहीं कर सके, प्रिवेंशन के बाद मैनेजमेंट वाला भी, तो वो अगर इन्फेक्शन सेकेंडरी हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, तो फिर ख़ासकर जिन छोटे बच्चे हैं
उनको तो बाज़ बात अस्पताल में दाखिल करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जो ज़रा बड़े हैं उनमें बाज़ बात मेडिसिन वो जैसे सिरप इलाज या डिफरेंट मेडिसिन के जो उस वक्त अप्रोप्रिएट हों वो कर लिए। उनमें बॉडी फ्लूइड्स की जो ज़रूरत होती है, बाज़ बात खाना पीना कम हो जाता है, वो लगाना पड़ते हैं और डिफरेंट किस्म की। और अगर पहले से कोई बीमारी हो जैसे दमा या कोई ना कोई फैमिली में या उन बच्चों में से किसी को हो तो फिर उसको भी साथ ट्रीट करना पड़ता है। तो वो एक फिर ब्रॉड बेस्ड ट्रीटमेंट चाहिए होगा। और बच्चों के जो सांस की नालियों के साथ साथ लंग्स की बीमारियों का ट्रीटमेंट करने वाले पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट में शामिल करना पड़ेगा। तो फिर मिल के टीम बन के वो ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा सीरियस मरीज़ हो तो फिर बाज़ बात ICU वगैरह में रखना पड़ता है। वो करें तो अल्लाह करता है ठीक, वो भी हो जाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस फिर कॉम्प्लिकेशन का बढ़ते बढ़ते जहाँ तक हो उस तरह की फिर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात पहले कर ली जाए ताकि इस मंजिल तक पहुँचा ही ना जाए। जी बेशक। ये इतने सादा सी पॉइंट से बीमारी शुरू होते ही अगर वो होने से रोक ली जाए तो बच जाएंगे। बेहतर है। होते ही अगर जल्दी पिक कर लें, जल्दी ट्रीटमेंट कर लें, बच जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं शुरू में करते, कहते हैं कि खुद ही ठीक हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेशन जब लेटर ऑन होती हैं वो बात का सीरियस हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए शुरू में आप प्रिवेंशन अच्छी कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ज़रा दमे के जो मरीज़ हैं सर्दियों में उनके लिए भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उनको क्या आप एहतियात और परहेज़ बताएंगे सर्दियों के मौसम के हवाले से? यही परहेज़ जो पहले जिक्र हुआ है ना अच्छा। कि नाक पे ठंड ना लगने दें। अच्छा। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि गर्म कपड़े हम पहना देते हैं, नाक को कवर नहीं करते। अगर हम नाक को कवर करना हम बाकी जिस्म कवर करने के साथ साथ शुरू कर लें तो इससे आसानी से बचा जा सकता है। वन, दूसरा स्टीम लेना रेगुलरली, या बच्चा है तो उसको माँ बाप दें, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर इस और उसकी न्यूट्रिशन अच्छी रखें, उसको गैर ज़रूरी ठंड में एक्सपोज होने से बचाएं, प्लस उसकी न्यूट्रिशन जो जायज़ ज़रूरी है वो पूरी करते जाएं। और बच्चे की ये एजुकेशन के दूसरे लोगों से बच्चों से जरासीम ना ले, अपने हाथ भी इधर उधर ना लगाए और फिर वो नाक मुंह में आते हैं जरासीम लेके आते हैं। बेसिक प्राइमरी चीज़ें जो प्रिवेंशन वाली हैं उस पर अमल कर लें, अल्लाह करता है रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। और इस मामले में ख़ास कर परहेज़ इलाज से बहुत बेहतर गिनी जाएगी। वो बीमारी लगने से ही बच जाएंगे। लगी हो तो किसी ना किसी में कॉम्प्लिकेशन भी होंगी, उनको सीरियस भी होंगे, उनका फिर ट्रीटमेंट उस तरह का और करना जबकि पड़ेगा। कोरोना की भी सूरत हाल हो मौजूद हो तो उस सूरत में तो और ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देने की ज़रूरत है कि जी, बेशक। एहतियात और परहेज़ की जाए बेशक ताकि बेशक। नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब बच्चों का और बड़ों का हो ही ना। हो ही ना। ये वाकई बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपका कि इसकी प्रिवेंशन में कोरोना की प्रिवेंशन भी शामिल हो जाएगी और आप दोनों से बच जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। अगर नहीं करते तो प्रोसेस बचने का उसमें भी उसी तरह का है, खुदा न खास्ता नहीं बचते, ये भी है, ऊपर से कोरोना भी हो जाए हाँ, तो फिर सीरियस हो कोरोना जाएगा। होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ख्याल में जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो एहतियात ना की जाए तो? पहली बात कि अगर कोई इस तरह के है ना कोरोना के अलावा बीमारियां हुई हैं, ऊपर से कोरोना के जरासीम जब लग जाएं किसी वजह से, उसका जो बॉडी पे लोड बनेगा डिजीज़ का वो इतना हो जाएगा कि शायद मरीज़ बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन ये कहना कि ये बीमारियां हों तो उसके होने के ज़्यादा इम्कानात हैं, ये शायद ठीक नहीं है बात। अच्छा। कोरोना के जरासीम आपको कहीं से लगें तो फिर उसके असरात ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब ये है कि कुव्वत मुदाफ़त और कमज़ोर हो जाती है ना, तो वो कुव्वत मुदाफ़त होने से ही कोरोना वायरस अटैक करता है। तो जब ऑलरेडी आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो है ना मज़ीद कमज़ोर हो जाए तो फिर चांस तो होता है ना कि भाई थोड़ा सा कोरोना फ़र्क है मौजूद भी हो। जी, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कोरोना के जरासीम सिर्फ कमज़ोर होने से नहीं कहीं से लग जाने कि वो किसी दूसरे से लगने हैं, वो कांटेक्ट से लगने हैं। तो वो जरासीम लगने से परहेज़ करनी है कि वो लगे ना किसी दूसरे से, डिस्टेंस अपना कायम रखें। और उसमें जो कोई छींक मारे खांसी हो किसी को तो उससे आगे से दूर रहें ताकि वो जरासीम आप तक ना पहुँचे, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम हुई है। ऊपर से जरासीम आपको किसी से लग जाएं तो उनके असरात सीरियस हो सकते हैं, ये उसमें कंडीशन होती है। अच्छा प्रोफेसर, ये बताइए जैसे गले के टॉन्सिस बच्चों में ये भी बड़े प्रॉब्लम सर्दियों में देखने में आई है, तो इसके अगर किसी बच्चे को हैं तो वो क्या करना चाहिए ताकि वो आगे से उसकी ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो पाए, क्योंकि इसमें बुखार और चीज़ें में मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। इसमें जो तो पहले नाक की परहेज़ें बताई हैं वो सारी इस बच्चे को भी करनी है। अच्छा। दूसरा, दूसरे लोगों से जरासीम नहीं लेने। तीसरे, उंगलियां अपनी या हाथ कहीं लगाना और फिर थोड़ी देर के बाद वो मुंह में आ जाए जरासीम लेके, उससे बचना है। फिर खाने पीने की परहेज़ें कुछ करनी है कि खाने पीने की चीज़ों में टेम्परेचर वाइज चीज़ें बहुत गर्म ठंडी ना हो।
अच्छा। वो अपने जिस्म के टेम्परेचर पे, जो कि अल्लाह पाक ने 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, इस टेम्परेचर पे या इसके करीब करीब खाने पीने की चीज़ों का टेम्परेचर होना चाहिए। इससे दर्जा हरारत ज़्यादा या कम हो तो वो नुकसान कर सकता है, गले का भी और टॉन्सिल्स का भी। अच्छा। दूसरा, खाने पीने की कुछ चीज़ें जैसे मिर्चों मसालों वाला खाना खाएंगे तो वो गले को भी ख़राब करते हैं। जब मैदे में जाते हैं तो एसिड ज़्यादा पैदा करते हैं, कुछ एसिड ऊपर वापस गले में आता है, वो भी गले को ख़राब करता है, सारे गले को भी और टॉन्सिल्स को भी। तो उसकी भी एहतियात करना पड़ेगी। खट्टी चीज़ें खाने से वो बढ़ता है, एसिड होता है खट्टी चीज़ों में, तो वो होंगी तो बढ़ेगा। इसलिए वो जो चीज़ें जिनमें विटामिन सी होता है वो बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन वो खट्टी ना हो और ओवर यूज़ ना हो। थोड़ा मुनासिब इस्तेमाल जितना रोज़मर्रा का चाहिए वो उस तरह का इस्तेमाल करें। विटामिन सी जो है आपके ख्याल में किन चीज़ों में खटास नहीं होगी और विटामिन सी हो सकता है? जी, जो जूसी फ्रूट्स हैं इनमें विटामिन सी अक्सर होता है, अमरूद में भी होता है, अच्छा होता है इनमें। लेकिन ओवर यूज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मुनासिब जितना रोज़मर्रा का है। वो एक माल्टा अगर खा लें तो भी गुजारा हो जाता है, एक वो खा लें, क्या नाम है इसका, अमरूद या दो मुनासिब साइज़ का हो, उससे गुजारा हो जाएगा। रोज़ की रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी है वो इतना थोड़ा सा फ्रूट खाने से भी पूरी हो जाती है। अच्छा। इसी तरह विटामिन ए की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों में जिनमें ये ठंड के वक्त भी या एयरवे की इन्फेक्शंस के वक्त या डिजीज़ के वक्त विटामिन ए वो गाजरों में अल्लाह ने बहुत रखा है। तो गाजरों का इस्तेमाल, सर्दियाँ कुदरती वो गाजरें ज़्यादा आती हैं सर्दियों में, तो वो इस्तेमाल बढ़ा लें। विटामिन डी का फ़ायदा होता है। विटामिन डी आपको पता है फ़िश में अच्छा। बहुत है, सनलाइट में है, अगर डायरेक्ट स्किन के ऊपर पड़े तो वो सर्दियों में ज़रा कम होती है, तो इसलिए उसकी बजाय फिर फ़िश खाना नहीं हो तो फिर विटामिन डी वैसे खाई जा सकती है, किसी डॉक्टर से मशवरा करके कि कितनी रिक्वायरमेंट है और किस तरह वो पूरी करनी है। तो वो मेडिसिन अवेलेबल है विटामिन डी की, वो भी कर लें, उनकी कमी नहीं होगी, उससे भी आपकी इस तरह के मामलात में बेहतरी आएगी। और जो टॉन्सिल्स की बीमारी ख़ासकर मौसम की वजह से हो, उसमें तो ऑपरेशन भी नहीं करने चाहिए। अच्छा। हाँ, वो मौसम वाले चेंजेस का आप प्रिवेंशन कर लें, परहेज़ कर लें, उसमें बेहतरी आ जाती है। खाने पीने की चीज़ों की परहेज़ कर लें, बेहतरी आ तो जाती इसमें है। पहला सिम्टम क्या होता है जब टॉन्सिल्स का हो, कभी ये गला जो है इस तरफ जा रहा है? कि जब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होती है ना, पर्टिकुलरली इन्फेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें अंदर जो चेंजेस आती हैं वो तो देखने से पता चलती हैं, लेकिन सादा सी बात कि वहाँ इन्फेक्शन होने से पस पड़ना शुरू हो जाती है, साइड से गले दुखने शुरू हो जाते हैं, पूरा गला दुखने की बजाय ना साइड से, तो वो उस जगह पे थोड़ा दुखना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह इस साइड की जगह पे जहाँ मैं अपने उंगलियां लगा रहा हूँ, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड भी थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो टॉन्सिल्स को ड्रेन कर रहे होते हैं उस जगह। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉन्सिल में जब पस ज़्यादा पड़ती है तो बहुत पेनफुल हो जाते हैं, खाया पिया नहीं जाता, बुखार होना शुरू हो जाता है। उस तरह के मामला जब होते हैं तो उसको भी हमें फिर एंटीबायोटिक से करना पड़ता है ट्रीट पहली स्टेज पे। अगर खा पी रहा है बच्चा थोड़ा बहुत तो पीने वाली दवाई दे देते हैं, और अगर नहीं खा पाता तो बाज़ बात इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। तो उस तरह के मामला के हिसाब से वो करना पड़ता है उसका, ठीक हो जाते हैं वो भी। और जो सिर्फ मौसम के चेंज से गले ख़राब या टॉन्सिल ख़राब होते हैं, उनमें ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करना वो चाहिए, वैसे लेकिन ठीक हो वैसे जाते ठीक हैं, हो वो वैसे जाते ठीक हैं। हो जाते हैं। कोई ख़ास उसमें घरेलू टोटका ही बताएं कि क्या इस्तेमाल करें कि गले के लिए वो जो है ना बेहतरी आ जाए, उसमें टॉन्सिल्स में ये जो दर्द चीज़ें खत्म हो जी, जाए? ये सिंपल जो दवाई आप देते हैं जैसे पैरासीटामोल का, अल्कोहल या अच्छा। ब्रूफेन वगैरह, अच्छा। ये दे सकते हैं दर्द के लिए, बुखार के लिए। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन है तो दर्द बढ़ रहा है या बुखार बढ़ रहा है तो फिर एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा, वो डॉक्टर से मशवरा करके करना चाहिए। लेकिन खाने पीने की चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है, वो खट्टी ना हो, मिर्चों मसालों वाली ना हो, गर्म ठंडी ना हो। कुछ लोग सर्दियों में बहुत गर्म चीज़ें खिलाते पिलाते हैं बच्चों को, ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, वो नुकसान करती हैं। मुनासिब टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जिसको कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर, उस पे के करीब करीब खाने पीने का टेम्परेचर होना चाहिए। बोतलें वगैरह नहीं, डब्बों वाले जूस नहीं, उसके जो फ्रेश जूस बेशक पिलाएं, खट्टा ना हो, बहुत ठंडा ना करें। ये टॉफ़ियाँ चॉकलेट भी कोशिश करनी चाहिए कि ना दें, कुछ ना कुछ इनमें भी प्रिजर्वेटिव जो होते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, वो तो कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म में वो नुकसान होने का इम्कान होता है। तो इसलिए कुछ परहेज़ें करना और ओवर ईटिंग नहीं कराना, तो न्यूट्रिशनल फूड जिसमें फ्लूइड्स भी हों, बाकी न्यूट्रिशन भी हो, वो देने होते हैं। अच्छा प्रोफेसर, ये बताइए कि नज़ला होता है तो लोग मेडिसिन खा लेते हैं, मेडिसिन खाने से वो है बलगम जम जाता है, यानी कि आँखों के इर्द माथे पे इस तरह से,
तो कहा जाता है जी अगर नज़ला ज़ुकाम हो तो दवाई नहीं खानी चाहिए, बेहतर क्या है? जी, इसमें जो तो डिफरेंट कंडीशन हैं, ये एक कंडीशन नहीं होती। अगर तो सिंपल एलर्जीज़ वाला है ज़ुकाम, जिसको वो नाक से कुछ बहता है पानी, वो थोड़ा सा हल्का सा थिक होता है। अच्छा। बहुत थिक नहीं होता, म्यूकॉइड टाइप होता है। तो वो हो तो टिपिकली उसमें एलर्जी की वजह से है, तो प्रिवेंशन जिसका पहले जिक्र है तो वो करनी है। दूसरा कोई भाप वगैरह लेनी है। भाप लेनी है और साथ कोई एलर्जी वाली एंटी एलर्जी मेडिसिन ले लेनी है। ठीक है। और अगर पतला पानी है, थिन है बिल्कुल पानी की तरह, तो वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। अच्छा। वायरसेस का तरीका ये है कि वो 3-4 या 5 दिन में पहले फेज़ आती है उन पे थकावट वाली मरीज़ पे, फिर 3 से 4 या 5 रोज़ एक्टिव फेज़ आती है जिसमें पानी पतला होकर बह रहा होता है पानी की तरह, और साथ बुखार भी हो जाता है। फिर उसके बाद कन्वलेसेंट या वो रिकवरी वाली फेज़ आती है जिसमें 3 से 4-5 रोज़ में लोग ठीक हो जाते हैं। ये खुद ब खुद वायरसेस का मोर और लेस इस तरह का पैटर्न है, कुछ में ज़रा 1-2 दिन का फ़र्क ज़्यादा, कुछ में कम, इन जनरल इस तरह होता है। तो वो अगर ऐसा है, वायरस की इन्फेक्शन है, तो फिर एंटीबायोटिक्स उसमें भी नहीं लेने चाहिए, उसमें पेन किलर को ले लें, प्लस जो पानी बह रहा है उसकी जगह फ्लूइड जो निकल रहा है उसका फ्लूइड और देना है पेशेंट को, वो पिए या ड्रिप लगा के वो कॉम्पनसेट करना होता है। और इसके साथ कोई और अलामत हो तो उसका इलाज कर लेना होता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स की अक्सर उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चंद दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसके अलावा कुछ और जो वैरायटी है, जब ये थिक हो जाए, हाँ जी। जिसको नज़ला लोग कहते हैं, जब थिक हो जाए तो उसका मतलब ये ले जाता है कि उसमें शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो नाक बंद ज़्यादा होता है, हेडेक भी हो लेता है, बुखार भी हो लेता है, उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं। वो फिर किसी डॉक्टर को दिखा के, ENT वाले सर्जन को किसी को दिखा के वो अप्रोप्रिएट उसकी ट्रीटमेंट कराएं तो वो भी ठीक हो जाता है। चंद दिन उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ करना पड़ता है। परहेज़ें ये सारी पहले वाली करनी है, स्टीम भी करनी है, लेकिन साथ मेडिसिन लेना पड़ेगी। शुरू में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए आपके ख्याल में? एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए जिसमें एलर्जी की वजह से हो या वायरसेस की वजह से, उसमें एंटीबायोटिक का रोल कोई नहीं। सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे जब हो जाए तो फिर उनकी ज़रूरत पड़ती है, या अगर प्राइमरी इन्फेक्शन ही बैक्टीरिया का है तो फिर वो करना पड़ेगा। वो ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा मरीज़ में कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और वो अल्लाह करे ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आपका, थैंक यू सो मच। वेलकम, इट्स प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे कि ये फ़ायदेमंद हो गुफ्तगू लोगों के लिए, और घर में बैठे ही परहेज़ करके वो ठीक रहें, बीमारियों से बचे रहें, अल्लाह करे। जी। थैंक यू वेरी मच।